आप सभी का ई-लर्निंग विद दुर्गेश में सीडीपी की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस श्रृंखला की सीरीज में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, फटाफट सभी साथी लाइव आ जाइए, क्लास से जुड़ जाइए और जल्दी जल्दी सभी साथियों से शेयर करिए। जो भी साथी हमारे आगामी सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट या अन्य किसी स्टेट की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सीडीपी एज ए क्वेश्चन, एज ए सेक्शन आपके विषय संबंधित पूछा जाता है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह क्लास बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों का चयन किया गया फ्रेंड, जो आपके विभिन्न स्तर की, जो अलग अलग स्तर की परीक्षाएं होती हैं जहां पर सीडीपी पूछा जाता है, उन सभी के से मतलब फ़िल्टर करके ये प्रश्न निकाले गए हैं। इसलिए आप सभी लोग जुड़िएगा और आप ये देखिएगा कि अपनी तैयारी आप कितनी बेहतर आपकी तैयारी चल रही है या क्या सुधार आपको करना है। तो इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ क्लास को प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग जुड़ेंगे और क्लास को शेयर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, आंसर कमेंट करिएगा कि बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बात तो बिल्कुल सही है, कथन है हमारा। अब इसके लिए कारण है ये, यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्षों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, कथन भी सही है और इसका कारण भी सही। बात दोनों बिल्कुल सही हो रही है, मतलब कथन भी सही कर रहा है और कारण भी सही है। इसके लिए इसका जो विकल्प हो जाएगा ए आर दोनों सही है जी, ए आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई, विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सामाजिकरण के संदर्भ में सही है? जी हाँ, सोशलाइजेशन के संदर्भ में पूछा जा रहा है, सही है। तो देखेंगे क्या है ये। परिवार और स्कूल सामाजिकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात तो ये भी सही हो रही है। स्कूल बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण का प्रमुख संस्थान है। नंबर तीसरा है, मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का प्रमुख संस्थान नहीं है। और नंबर चौथा है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हाँ जी हाँ, नंबर चौथा जो ऑप्शन हमारा है, बच्चों के सामाजिकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाती हैं। जी हाँ, बताना है आपको कौन सा बिल्कुल सही है। तो आई होप आप लोगों के जवाब आने प्रारंभ चुके हैं। बिल्कुल सरल था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। विकल्प नंबर फर्स्ट के साथ ही चलेंगे, जवाब हमारा बिल्कुल सही है। जी हाँ, यह बिल्कुल आप सभी को नंबर दिलाने वाला प्रश्न है कि सामाजिकरण में परिवार के साथ साथ स्कूल का भी बहुत ही प्रमुख योगदान होता है, क्योंकि ये दोनों संस्थाएँ ऐसी होती हैं जो बालक के प्रारंभिक सामाजिकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों के भावात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान रखा जाए, भावात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। नंबर 2, उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए और परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनके परिप्रेक्ष्य समझने का आधार बने। नंबर 3, अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुसरण करते हैं। और नंबर 4 है, विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रगतिशील कक्षा का वातावरण बढ़िया बनाने के लिए तो किस प्रकार से जो है किस कारकों पर ध्यान दिया देना चाहिए या किस प्रकार से की व्यथा, मतलब किस प्रकार की विशेषताओं को अपनाकर इसको सही किया जा सकता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है फ्रेंड, वह है आपका विकल्प नंबर पहला ही इसको फुलफिल कर रहा है। उस कंडीशन को, जो कंडीशन हमको एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो क्लास हो उसको बनाने की जो भी आवश्यकताएं होती हैं उसको फुलफिल करता हुआ हमारा पहला ही विकल्प है कि बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं, ये जो टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दे हम रखेंगे तो जिस उद्देश्य से, जिस प्रकार की कक्षा हम चाहते हैं उस प्रकार की कक्षा को बनाने में सफल होंगे निश्चित तौर से। इसलिए विकल्प नंबर पहला इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, एक बच्चे 3 पर्वतों का एक 3 आयामी चित्र दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल पर एक भिन्न की जगह से देख रही है, मतलब एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रही है। इस बच्चे के इस दूसरे व्यक्ति की दृष्टि में देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है। वह सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? आत्मकेंद्रियता दर्शाता है, जीववाद दर्शाता है, वस्तु स्थायित्व दर्शाता है या परिकल्पना चिंतन दिखाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन यदि आप इसकी भाषा को समझेंगे तो बेहद सरल क्वेश्चन है फ्रेंड। आप सभी लोगों को पता होगा कि यह क्या है। जी हाँ, आप सभी को पता है कि जिस एग्जाम्पल की बात यहाँ पर हो रही है वह पियाजे की आत्म केंद्रिता की भावना को दर्शाता है। यहाँ पर कहने का मतलब वो कहते हैं कि जिस केंद्र बिंदु से वो चित्र को देखेगा उस केंद्र बिंदु को आधार मानकर वह चित्र के बारे में समझेगा, व्याख्या करेगा। इसलिए विकल्प नंबर पहला इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया है कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से क्या भिन्न नहीं होती है, सिर्फ गुणात्मक रूप से भिन्न होती है,
से मात्रात्मक रूप से भिन्न से काफ़ी मिलती जुलती है। आसानी प्रश्न है। अगर आपने निश्चित तौर से पियाजे के बारे में हल्का फुल्का भी अध्ययन किया होगा तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का जवाब आपका निश्चित तौर से सही होगा और सभी साथी इस प्रश्न के लिए जवाब देंगे। यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अंक दिलाने वाला प्रश्न है, तो निश्चित तौर से आप सभी के जवाब सही आने चाहिए। तो बताइएगा किस प्रकार से भिन्न होते हैं। देखिए भैया, बच्चे की जो सोचने का स्तर होता है, अगर मैं एक चार्ट के द्वारा अगर इसको प्रदर्शित करूँ तो बच्चा अगर यहाँ सोचता है तो जो वयस्क होता है उसका ग्राफ जो होता है वह यहाँ होता है, मतलब इतना ऊपर वह सोचता है। तो मतलब उसमें मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक अंतर पाया जाता है। तो गुणात्मक अंतर विकल्प नंबर दूसरे में है, तो ये जवाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब बच्चे के सोच का स्तर अगर यहाँ है तो वयस्क जो है यहाँ सोचता है, इसलिए विकल्प नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, बालिका स्वयं क्या करती है और क्या कुछ सहायता द्वारा वह पूरी करती है, ले वायु उसके इसके बीच के अंतर को किससे संबोधित किया है। हर क्लास में अब तक में जितनी क्लास हम लोगों ने पढ़ा है उन सारे क्लासों में मैंने इससे संप्रत्यय का चर्चा किया है, तो यहाँ पे इसमें समय देना अनावश्यक होगा क्योंकि समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बात हो रही है। यहाँ पर जेड की बात हो रही है यहाँ पर कि जब बच्चा सीखने में अपने वयस्कों की मदद से सीखने में आने वाली समस्याओं को समाधान करके अपने सीखने का स्तर का सुधार कर लेता है तो वह निश्चित तौर से वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए विकल्प नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जाएगा। समीपस्थ विकास को आपकी जानकारी के लिए जेड के नाम से भी जानते हैं। जेड जिसको आप सभी लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। जी हाँ। नेक्स्ट है, पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत पर, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम पर, अधिगम के सूचना संप्रेषण सिद्धांत पर, हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि संप्रत्यय पर। बताइएगा कि पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है। ध्यान से आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो पारस्परिक जो अध्यापन की शिक्षा प्रणाली फ्रेंड वह आपके सामाजिक और सांस्कृतिक उपागम पर आधारित है, इसलिए विकल्प नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाइजेंस दुविधा। जी हाँ, हाइजेंस की जो कहानी है लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने मॉरल थियरी उन्होंने दिया है, नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया उसमें हाइजेंस ना की जो है ये कहानी का जिक्र करते हुए अपना एग्जाम्पल समझाते हैं, अपनी थियरी को ये समझाते हैं। तो हाइजेंस दुविधा पर रूही की अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है। पूर्व पारंपरिक दंड आज्ञापालक अभिनवीनीकरण, पूर्व पारंपरिक स्वपुरस्कार अभिनवीनीकरण और पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीनीकरण और उत्तर पारंपरिक सामाजिक अनुबंधन अभिनवीनीकरण। बताइएगा किस स्तर में रूही सोच रही है। आपको रूही के अनुसार आंसर कमेंट कर बताना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का कौन से स्तर का ये एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रही है। तो देखिए फ्रेंड, ये क्या है, वह कानून मतलब क्या है कि गलत है, जो चीज़ गलत है तो गलत है। जब गलत की बात वो करें तो फ्रेंड कानून व्यवस्था वाला जो हमारा ऑप्शन है वह बिल्कुल सही हो जाएगा कि पारंपरिक और कानून व्यवस्था के अभिनवीनीकरण की वह बात कर रही है, इस सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रही है, इसलिए विकल्प नंबर थर्ड के साथ जाएंगे, इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हॉवर्ड गार्डनर बहुविधि सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं, इनके अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य होता है। अंतराव्यक्ति या दो प्रकार का होता है, एक अंतर्वैयक्तिक होता है, एक अंतराव्यक्तिक होता है, दो प्रकार का होता है। पहला, इसमें जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और अपने व्यवहार को निर्देशित करने में उनका प्रयोग करने की योग्यता। दूसरा, दूसरे के मनोभाव को प्रोत्साहन और नियत पहचानने की उचित तरीके की प्रतिक्रिया करने की योग्यता। सार्थक एवं लक्ष्य निर्देशित उद्देश्यों के लिए शरीर की कुशलता का साथ उपयोग करना। और नंबर 4 है दृश्यात्मक स्थानात्मक चीज़ों की सटीकता से देखने और समझने की योग्यता। जी हाँ, अंतर्व्यक्तिक की बात हो रही है। जब हम अंतर्व्यक्तिक की बात करते हैं तो बात हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे मतलब अंतर्व्यक्तिक खुद से संबंधित होता है और जो अंतर्व्यक्तिक होता है वह दूसरे से संबंधित होता है। इसका मतलब दूसरों के मनोभाव और प्रोत्साहन और नियत को पहचानने की जो प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया की जो योग्यता होती है वह अंतर्व्यक्तिक गुण के अंतर्गत आता है। और जबकि अंतराव्यक्ति होता है जो स्वयं के गुणों दोषों व भावनाओं की पहचान करने के लिए होता है। इसलिए विकल्प नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, NEP 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए किन किन कार्यों को समावेशित प्रस्तावित करती है, किन किन समावेशन को प्रस्तावित करती है। समूह कार्य और स्वयं आकलन, परियोजना मानवीकृत परीक्षा, मानवीकृत परीक्षाएं व पोर्टफोलियो बनाना, मानक निर्देशित मापदंड निर्देशित करना। बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बच्चों के मूल्यांकन के लिए किसका जो है प्रोत्साहन करती है। जी हाँ, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है।
स्वयं मूल्यांकन के लिए हम समूह कार्य तथा स्वयं आकलन को जो है स्वयं आकलन के समावेश को प्रस्तावित करते हैं। विकल्प नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, विकल्प हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है? गति समन्वय वैकल्य और पठन वैफल्य, गुणज वैकल्य या लेखन वैफल्य? बताइएगा फ्रेंड। अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता, गणित की बात हो रही है, जहाँ पर गणित की बात हो रही है आप सभी से समझ में आ गया है कि गणित की जहाँ पर बात होगी तो वहाँ हम लोग गुणज वैफल्य लगाएंगे। इसको हम लोग जो है, अगर आपको भाषा सरल कर दूँ तो इसको हम लोग डिसकैलकुलिया कहते हैं। जी हाँ, डिसकैलकुलिया से संबोधित करते हैं। विकल्प नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सरल और सिंपल सा जवाब है। आगे बढ़ेंगे। सलमा 5 वर्षीय लड़की है। सलमा एक 5 वर्ष की बालिका है। जब वह 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। बात तो बिल्कुल सही हो रही है। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? धीमी गति सीखने वाले शिक्षार्थी। बात ये तो भाई गलत ऑप्शन है, क्योंकि बिना किसी निर्देश के जब उसने गिटार बजाना सीख लिया तो धीमी गति वाली कैसे हो सकती है? कम बुद्धि लब्धि वाली, कम बुद्धि लब्धि वाली होती तो कैसे सीख पाती? भाई कोई टर्म ही नहीं बनता, कोई रीजन ही नहीं आता, तो ये भी गलत है। प्रतिभाशाली, स्वलीन, तो स्वलीन की बात यहाँ पर हो नहीं रही है। तो जिसकी बात हो रही है फ्रेंड वह प्रतिभाशाली, क्योंकि जो सलमा नाम की जो बालिका है वह अत्यंत प्रतिभाशाली है, इसलिए बिना किसी निर्देश के वह गिटार बजाना सीख लिया। यह इसके प्रतिभाशाली के होने की विशेषता का प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। यदि आप ध्यान से प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आप अपने कॉमन सेंस से भी प्रश्न के जवाब दे सकते हैं। सीडीपी का जो पेडागॉजी सेक्शन है फ्रेंड, वह आपके समझ पर भी आधारित होता है कि यदि आप अपने प्रश्नों को समझ जाते हैं, भाषा समझते हैं और अपने आप को एज ए टीचर, एज ए चिल्ड्रन, एज ए बच्चे, एज ए शिक्षार्थी, एज ए शिक्षक प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को उस स्थिति में अगर आप लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है आप उस प्रश्न के सही जवाब पर पहुँच पाते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि हार्दिक को कम दिखाई देता है। हार्दिक नाम का एक बालक है जिसे कम दिखाई देता है। अध्यापक उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया। अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में पता नहीं है, बताया नहीं गया है। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार प्रक्रिया से पता चल जाता है कि उसे कम दिखाई देता है? पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना, श्यामपट्ट पर लिखे हुए को दूर से स्पष्ट रूप से पढ़ना, बारीक मुद्रक वाले कार्यपत्र को तुरंत पूरा करना या भौतिक नक्शे को पढ़ना जिसमें सूक्ष्म जानकारी दी गई हो। भैया उसके दृष्टि दोष, उसके जो दृष्टि दोष के बारे में पता लगाना है तो किस प्रकार से अध्यापक पहचान पाएगा? निश्चित सी बात है भाई, उसकी आंखों के हरकत से जो है शिक्षक पहचान जाएगा कि एक निश्चित तौर से यह दृष्टि दोष से विकृत है, यह अल्प दृष्टि दोष से विकृत बालक है, क्योंकि ये इस प्रकार की जो है हरकत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बना सकती है? यह दृढ़ अपेक्षा रखकर कि वे सख्त पाठचर्या का अनुसरण करें। नंबर 2, बच्चे से परामर्श किए बिना सारे निर्णय खुद लेकर। नंबर 3, यह सुनिश्चित करके कि उसका आकलन मानवीकृत आकलन के तरीकों द्वारा हो। और नंबर 4, पाठचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके। दिव्यांग विद्यार्थियों की बात हो रही है, उसके संदर्भ में आपको आंसर कमेंट करना है। जब हम एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश बनाते हैं तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठचर्या में उपयुक्त तथा यथोचित समायोजन करना, कि मतलब जो भी हम पाठचर्या बनाएं, जो भी हम लोगों ने जो प्रोग्राम हम लोग जो चला रहे हैं उसमें हम लोग ऐसे पाठ्यक्रम को सम्मिलित करें जो दिव्यांग विद्यार्थियों के हित में हो, जिसको आसानी से समझ सकें और अपने अधिगम को कंटिन्यू कर सकें। विकल्प नंबर 4 की तरफ चलेंगे, जवाब हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करते हैं। यह बात तो गलत है, कथन बिल्कुल गलत है। तो समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है, ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। ये अपूर्णता पर कार्य करती है, क्योंकि ये दोनों टर्म जो है गलत है फ्रेंड। तो कुछ आपको देखना नहीं, ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का सीधा सीधा मतलब है कि समावेशी शिक्षा सभी को एक साथ शिक्षा की बात करता है, चाहे वह विशिष्ट बालक है, चाहे वह प्रतिभाशाली बालक हो। दोनों प्रकार के बालकों को एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में बिना किसी भय, बिना किसी बाधा के, बिना किसी लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक साथ शिक्षा देने की जो प्रथा होती है उसे हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसलिए विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है? बिना संलग्नता के विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, दूसरे के व्यवहार की नकल करना, अपनी ही सोच की विविध के विषयों में सोचना, किसी विशिष्ट व्यंजन को पकाने की विधि का वर्णन करना।
परासंज्ञानात्मक कौशल की बात हो रही है। बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, तो देखिए भैया, परासंज्ञानात्मक मतलब क्या होता है? परा मतलब क्या होता है? अपनी ही सोच के विधियों के विषय में सोचना ही परासंज्ञानात्मक कौशल का निरूपित करता है। इसलिए विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका किसी विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थी को संकलात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है। यह किस प्रकार सहायक होगा? संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए, विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं पर सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना, विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन हेतु रूबरिक विकास करना, और नंबर 4 है विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता का परीक्षण करने के लिए। तो देखिए ध्यान से बताना, मानचित्र बनाने की बात कर रही है, तो मानचित्र बनाने की जब वो बात कर रही है तो कलात्मक प्रदर्शन तो देखा ही जाएगा। ठीक है, कलात्मक प्रदर्शन की बात तो यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि विद्यार्थी के मानचित्र बनाना। मानचित्र मतलब क्या है? भौगोलिक अध्ययन का यहाँ पर हम उसकी बात लेंगे। तो देखिए, संरचनात्मक मूल्यांकन को संचालित करने में बात तो बिल्कुल सही हो रही है। विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं पर सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना, जी है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो चीज़ उसने समझा है क्या वह उसके अपने शब्दों में व्यक्त कर पाती है कि नहीं व्यक्त कर पाती है। ठीक है, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने हेतु रूबरिक विकास करना, मतलब क्या है कि किस प्रकार से हम क्या है विभिन्न तकनीकों के माध्यम से यह चीज़ का पता लगाते हैं कि जो उसने सीखा है वास्तव में उस चीज़ को समझ पाई है कि नहीं समझ पाई है। इन तीनों पद्धतियों के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक संरचनात्मक संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है। इसलिए विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं? सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं जहाँ शिक्षिका एकाधिकारवादी होती है। देखिए ये रिगिड टर्म है, मतलब ये कहते हैं निगेटिव टर्म है, ऐसे गलत हो गया। जहाँ शिक्षिका अधिगम निर्देशित करती है तथा निष्क्रिय, ये भी देखिए आपका हमारा नेगेटिव टर्म है, ये भी क्वेश्चन का जवाब गलत हो जाएगा। जहाँ मूल रूप से पठन कौशलों को अंक प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है, अंक की जो बात होती है ये भी गलत होती है। तो बचा है आपका विकल्प नंबर 1 कि जहाँ विद्यार्थियों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है। यही जवाब हमारा बिल्कुल सही है। ध्यान से प्रश्नों को हलिए। प्रश्न को हल करने का तरीका भी यहाँ पर हम आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं कि किस प्रकार से आप गलत विकल्पों को हटाकर आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जाने वाली शैली है? जी हाँ, एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जाने वाली शैली कौन सी है? इनाम व सजा का प्रयोग, प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा, तुल्यांत्मक मूल्यांकन या सहयोगात्मक। ये अभी तो बिल्कुल हलवा कह सकते हैं प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्न है, क्योंकि बेहद क्वेश्चन सरल क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी लोग पता है कि प्रभावशाली विद्यालय तभी होगा जब वहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, आंतरिक स्वतः स्फूर्ण प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? आंतरिक स्वतः स्फूर्ण प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? एक अच्छे विद्यार्थी अच्छे ग्रेड लाने के लिए ही प्रयोग कर रही है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। नंबर थर्ड है, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे थ्योरी कक्षा पसंद नहीं आ रही है। और नंबर 4, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वह अपने अध्यापकों को प्रभावित करना चाहती है। तो यहाँ बताएगा इस क्वेश्चन का, मज़ेदार क्वेश्चन है, आंसर कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। जी हाँ, देखिए वह उदाहरण इसमें जो सही परफेक्ट उदाहरण है, वह एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वह उसे प्रयोग की परिणाम जानने की उत्सुकता है। इसलिए विकल्प नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, और जो भी साथी हमारे संस्था से ऑनलाइन नोट्स परचेज करना चाहते हैं फ्रेंड, वह 6306344367 इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीपी, बीओ, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी या अन्य किसी भर्ती परीक्षा, स्टेट लेवल की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, यदि आप इन सभी में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे संस्था पे एनसीईआरटी बेस्ड हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध हैं। तो आप सभी लोग उस नोट्स को परचेज करके अपनी तैयारी को अभी बेहतर बना सकते हैं। नोट्स परचेज करने के लिए आपको सिंपली इस नंबर पर या तो टेक्स्ट करना है, व्हाट्सअप करना है या कॉल करना है। आपको नोट्स संबंधी सारी डिटेल ईजिली प्रोवाइड कर दी जाएगी और आसानी से आप नोट्स परचेज कर जाएंगे। नोट्स आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगे और आसानी से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स है फ्रेंड, वह प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं और जो आपके एग्जाम का जो सिलेबस निर्धारित किया गया है बोर्ड के द्वारा, उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ 2 से 3 महत्वपूर्ण किताबों के संग्रह को करके बनाया गया है। इसलिए निश्चित तौर से आप लोग नोट्स परचेज करिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। आगे बढ़ेंगे, MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? प्रिंट प्रीव्यू क्या प्रिंट नहीं होता है, या जूम नहीं होता है, या पेज सेटअप नहीं होता है, या
क्विक प्रिंट नहीं होता है। मतलब कौन सा विकल्प नहीं होता है अगर आप कोई प्रिंट पेज करना चाहते हैं, मतलब कोई भी पेज प्रिंट करना चाहते हैं MS वर्ड 2007 में, तो कौन सा विकल्प आपको नहीं दिखता है? जी हाँ, बताना है। तो देखिए क्विक प्रिंट का जो ऑप्शन वह नहीं दिखता है, इसलिए विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी सीमा उन सेल्स की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है? काउंट ब्लैंक, काउंट फिट और काउंटा, बताइएगा मतलब कौन सा बिल्कुल रिक्त नहीं होता है? जी हाँ, बताइए इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। जो रिक्त नहीं होता है फ्रेंड वो काउंटिया है। जी हाँ, काउंटा इसका नाम है। ये रिक्त नहीं होता, बाकी सारे जो है रिक्त होते हैं। आगे, निम्नलिखित में से MS एक्सेल में मिश्रित सेल रेफरेंस का उदाहरण है $A, $5, $A5, $A5 और A5। कौन सा मिश्रित सेल का उदाहरण है? एक ही उदाहरण है फ्रेंड, तो उसी का आपको चयन करना है। तो जो है फ्रेंड वो है $A5, ये आपके मिश्रित सेल का उदाहरण है। विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, IM इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवा में आती है? वेब सेवा, वर्ल्ड वाइड वेब, या सूचना पुनः प्राप्ति सेवा, या संचार सेवा? तो किस IM की सेवा है वो किसके श्रेणी के अंतर्गत रखी जाती है? तो IM की जो सेवा फ्रेंड वह संचार माध्यम के अंतर्गत रखी जाती है। विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कौन सा ईमेल के संदर्भ में नहीं है? ईमेल ऑनलाइन मैसेज भेजने का माध्यम है, बात तो सही है। जीमेल एक मुफ्त वेब ब्राउज़र ईमेल सर्विस है। विश्व में प्रत्येक ईमेल का पता यूनिक होता है। और नंबर, ईमेल के पते का पहला भाग डोमेन का नाम धारण किए रहता है। बताइएगा, ईमेल से संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके सामने दिया गया, बताना कौन सा नहीं है। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि पहले डोमेन का नाम ही धारण किया जाए, यहाँ पर यह विकल्प जो है वो गलत, ये समर्थन नहीं कर रहा है। बाकी सारे जो है ईमेल के संदर्भ में बिल्कुल सही बात है। तो जो सही ऑप्शन है फ्रेंड वो हमारा विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। युयुत्सा क्या है? युयुत्सा क्या है? कल्पना है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, या चिंतन है? तो मैकडीवल ने 14 मूल प्रवृत्ति तथा 14 संवेग बताए हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर युयुत्सा क्या है। क्या ये मूल प्रवृत्ति है, क्या है कल्पना, क्या है संवेग, क्या है चिंतन है? तो युयुत्सा फ्रेंड ये एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति है। तो 14 मूल प्रवृत्ति की बात की है मैकडीवल ने, उसी में से एक युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। आगे, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है? शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन तत्व, आर्थिक तत्व, या वंशानुगत तत्व? तो बच्चों के सामाजिक परिवेश को प्रभावित करने वाला निश्चित तौर से सामाजिक परिवेशजन तत्व ही होगा फ्रेंड। विकल्प नंबर 2 के आगे कुछ सोचना ही नहीं है। आगे, शारीरिक विकास एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास की भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम? बताएंगे फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। शारीरिक विकास एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो फ्रेंड आप सभी को पता है कि शारीरिक विकास का एक जो प्रमुख नियम है वह द्रुतगामी विकास का नियम है। विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? परस्पर संबंध का सिद्धांत ये तो है, निरंतर विकास का सिद्धांत यह भी है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यह नहीं है फ्रेंड, यह नहीं है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है जो नहीं है फ्रेंड। विकल्प नंबर 3 है, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन फ्रेंड किसका है? मेरेदिथ का है, हरलाक का है, गेसल का है, डगलस या हॉलैंड का है? यह विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण डिफिनीशन किसने दी है? आपको बताना है कमेंट करके। तो ये जो महत्वपूर्ण डिफिनीशन हरलाक ने कहा है फ्रेंड कि विकास के परिणाम में नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोहलर ने अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते हैं कि अधिगम जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, ये समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। तो भैया देखिए यही कहना चाहते हैं कि समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण है कि मतलब एक जो बालक है वह जिस कंडीशन में है, जिस समस्या में है, यदि उस समस्या को अच्छे से ऑब्जर्व करता है तो निश्चित तौर से उसके कुछ हल तक वो पहुँच पाता है। यही सिखाना चाहते थे कोहलर महोदय अपने इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग में, इसलिए विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, किसने पाठ योजना के पंचपदीय प्रणाली को प्रतिपादित किया है फ्रेंड? तो हार्बर्ट स्पेंसर ऐसे करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए विकल्प नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हार्बर्ट स्पेंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? कैनन, युंग, क्रिचमर या स्पेंजर?
तो ग्रंथियों के आधार पर जिसने फ्रेंड व्यक्तित्व का विभाजन किया है उनका महत्वपूर्ण नाम है कैनन। कैनन ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन करते हैं। विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया या कथन किसका है? डिहान का, ड्रेवेल का, कोलन ब्रुक्स का, क्रोएन क्रो का। तो सृजनात्मकता संबंधित ये महत्वपूर्ण डिफिनेशन जिन्होंने दिया है उनका नाम है फ्रेंड क्रोएन क्रो। विकल्प नंबर फोर्थ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण और प्रबलन के अनुरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तो भैया आप सभी को पता है कि स्किनर अपने थियरी आर एस जो उन्होंने थियरी दिया है, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत दिया, उसमें यह अनुकरण और पुनर्बनन के फलस्वरूप जो है भाषा का विकास को स्थान देते हैं। इसलिए विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था आज का क्लास फ्रेंड। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।